गाइस आज हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोगों को होम लोन्स प्रोवाइड करती है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है ना, दैट इज द बिगेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया, बजाज फाइनेंस। अभी 2 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था और तब से कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन उसके बाद भी अपने आईपीओ डे के पीक से इसका स्टॉक प्राइस 40% डाउन है। तो आज की वीडियो में हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस को बहुत डिटेल में समझेंगे और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इसका स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम बैंक और एनबीएफसी के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। गाइस होता क्या है ना, ये दोनों ही फाइनेंस कंपनीज हैं, मतलब ये दोनों ही लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न करती हैं। लेकिन इन दोनों में ना एक बेसिक इनहेरेंट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि बैंक्स जो होते हैं ना, उनको अलाउड होता है कि वो हमारे जैसे लोगों से डिपॉजिट ले सकें, मतलब हमारे सेविंग्स अकाउंट खोल सकें, फिक्स रेट्स अकाउंट खोल सकें, जिसके थ्रू क्या होगा, इनके पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे के थ्रू ये क्या करते हैं, आगे मार्केट में लोगों को लेंड करते हैं और उसके अंदर बीच में अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ एनबीएफसीज को छोड़ के कोई भी एनबीएफसी मार्केट से रिटेल डिपॉजिट्स नहीं ले सकती, और जो कंपनीज ले भी सकती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। तो एनबीएफसी कहाँ से पैसा लेगी? क्योंकि सिंपल सी बात सोचो, अगर आज एनबीएफसी को लोन देना है तो उसको कहीं से तो पैसा रेज करना पड़ेगा। अब बैंक्स के पास तो रिटेल डिपॉजिट के थ्रू पैसा आ जाता है, लेकिन व्हाट अबाउट एनबीएफसीज? अब एनबीएफसी क्या करती है ना, वो या तो बैंक से पैसा रेज करती हैं, या वो बॉन्ड मार्केट से बोरो कर सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक बोर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उनसे भी उनको पैसा मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि एनबीएफसी जो होती है ना, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बैंक से थोड़ी ज्यादा ही रहती है। अब गाइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था सितंबर 2024 के अंदर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंकिंग इंडस्ट्री में एक क्राइसिस चल रही थी, दैट वाज कॉल्ड एज माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या होता है गाइस? माइक्रो मतलब स्मॉल और फाइनेंस का मतलब आपने वो पैसा किसी को दिया हुआ है। अब लॉजिकली सोचो, इसके अंदर वो टाइप के लोग आ गए जिन्होंने बहुत छोटे अमाउंट के लोन्स बैंक्स और एनबीएफसी से लिए हुए हैं। जैसे किसी ने 5000 का लोन लिया या 10,000 का, मतलब अप टू 50,000 के लोन्स रहते हैं। और ये ज्यादातर लोन्स होते हैं ना, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी कोलैटरल नहीं रखा जाता। इसका मतलब ये जितने भी लोन्स होते हैं ना, ये हाईली रिस्की लोन्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर यील्ड भी ज्यादा मिलती है। मतलब कोई भी बैंक और एनबीएफसी अगर इस लोन को देगा तो उन्हें यील्ड काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर डिफॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसे टाइप के लोगों को आप लोन्स देते हो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ खास नहीं होती। इस पॉइंट की रेलेवेंस अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। अब गाइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें दो टर्म्स को और अच्छे से समझना पड़ेगा। पहली टर्म है लोन बुक ग्रोथ। अब लोन बुक क्या होता है ना, कि कितने अमाउंट ऑफ लोन्स एक एनबीएफसी ने प्रोवाइड करे हुए हैं टू द कस्टमर। अब सोचो, मान लो कि FY26 के अंदर 100 रुपीज के लोन्स जो थे ना, वो एक एनबीएफसी ने प्रोवाइड किए हुए थे, और FY27 के अंदर ये इंक्रीज होकर हो जाता है 120। दैट मीन्स देयर वाज अ 20% इंक्रीज इन द लोन बुक। अब लोन बुक की ग्रोथ से हमें ये समझ आ जाता है कि एक एनबीएफसी किस रेट पर ग्रो कर पा रही है। अब जो सेकंड टर्म है ना, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब गाइस मान लो कि मैं एक एनबीएफसी हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने बैंक्स और बॉन्ड मार्केट से 100 करोड़ रुपीज रेज कर लिए और उसके ऊपर मुझे 5% इंटरेस्ट देना है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी 5 करोड़ रुपीज। अब मैंने क्या किया, 100 करोड़ को यूज करके मैंने लोन्स देने शुरू कर दिए, जिसके अंदर एवरेज इंटरेस्ट जो मैंने चार्ज किया दैट वाज 10%। इसका मतलब मेरी जो इनकम आई दैट वाज 10 करोड़ रुपीज। अब मेरी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 10 करोड़ है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 5 करोड़। इसका मतलब मेरी नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया, 5 करोड़ रुपीज हो गए। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फॉर्मूला होता है नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स, मतलब 5 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़, दैट इज 5%। इसका मतलब जो मेरा एनआईएम हो गया ना, दैट इज 5%। मतलब एनबीएफसी ने बोरो और लेंड करके 5% का मार्जिन अर्न किया। चलो गाइस अब बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब गाइस एज द नेम सजेस्ट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मतलब ये होम लोन्स प्रोवाइड करती है। अब ये जो कंपनी है ना, ये बहुत ही लो रिस्क स्ट्रैटेजी पे वर्क करती है, मतलब ये सैलरीड और बहुत ही प्राइम लेवल के जो बोरोअर्स होते हैं, मतलब जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही अच्छी होती है, सिर्फ उन्हीं को लोन्स प्रोवाइड करती है। अब क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी बोरोअर्स को ही लोन देती है, इसकी वजह से इसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क भी काफ़ी कम होता है, मतलब इसका जो एनपीए है दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी काफ़ी कम ही रहते हैं। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस दो मेजर कैटेगरीज को लोन देता है। पहला है रिटेल कैटेगरी विच कॉन्ट्रीब्यूट 66% टू इट्स ओवरऑल लोन बुक, और दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल जो कि 34% कंपनी की लोन बुक को कंट्रीब्यूट करता है। अब रिटेल कैटेगरी के अंदर भी दो सेगमेंट्स हैं। पहला है होम लोन्स विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 55%,
और दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 11%। अब होम लोन्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। उसके अंदर मेनली ये सैलरीड लोगों को ही लोन्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके इनकम लेवल्स काफी स्मूथ और कंसिस्टेंट रहते हैं। दूसरा पार्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बट यू नीड सम मनी, तो आपने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को एज अ कोलैटरल रखवा दिया और उसके बेसिस पर आपने लोन ले लिया। इन केस अगर आप लोन्स को नहीं पे कर पाए तो लेंडर के पास एक ऑप्शन होगा कि वो आपके एसेट को सेल करके अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। सिमिलरली कमर्शियल कैटेगरी के भी दो सेगमेंट्स हैं। पहला है लीज रेंटल डिस्काउंटिंग विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 22% ऑफ इट्स लोन बुक। अब लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या होता है एक बार वो समझते हैं। गाइस एक बात सोचो, बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रहे होते हैं। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है ना, वो लोग क्या करते हैं उसको लीज आउट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर उनको रेंटल इनकम आ रही होती है। अब होता क्या है, उनको क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो एनबीएफसीज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इतना इतना पैसा मंथली आता रहेगा, तो हमें ना आप लेट्स से 1000 करोड़ का लोन दे दो और इसकी जो इंटरेस्ट जो हमें पे करना होगा ना वो अपने रेंटल इनकम के थ्रू पे कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज डेवलपर फाइनेंसिंग जो अराउंड 11% कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स ओवरऑल लोन बुक। अब डेवलपर फाइनेंसिंग क्या होता है कि जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनको नया प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो एनबीएफसीज के पास आकर बोलेंगे कि आप हमें इतना पैसा दे दो, उसके बेसिस पर हम आपको आगे जाके पे ऑफ कर देंगे। तो गाइस ये है बेसिकली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस मॉडल। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी का आईपीओ आया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के अंदर काफी मैसिव माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस चल रहा था। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी एनबीएफसीज थी जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर लेंडिंग कर रही थी, क्योंकि वहां से पैसा वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वहां पर लोन्स देना बंद कर दिया। तो बेसिकली वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग से मूव करके सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ चले गए। सिक्योर्ड लेंडिंग का मतलब ऐसे टाइप के कस्टमर्स को ही लोन देंगे जो कोई कोलैटरल रखवा सके और उसके अंदर हाउसिंग फाइनेंस जो है ना वो बहुत ही प्राइम कैंडिडेट रहता है। मतलब बहुत सारी एनबीएफसीज हाउसिंग फाइनेंस लोन्स के अंदर एंटर करने लग गई थी। अब गाइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है ना वो एट द टाइम ऑफ आईपीओ अपनी लोन बुक को 24-25% से ग्रो कर पा रहा था और उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था ना वो अराउंड 4.2% के अराउंड था। लेकिन जैसे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एंटर करने लगे, इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब मार्केट में compete करने के लिए इनको अपने लेंडिंग रेट्स को कम करना पड़ गया था और जैसे लेंडिंग रेट्स कम हुए इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिरने लग गया। अब लास्ट 2 ईयर से कंपनी अपनी लोन बुक के अंदर तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, मतलब अराउंड 24-25% की ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट आ रही है। इनफैक्ट Q1 FY26 का अभी रिजल्ट अपडेट भी आया है, इसके अंदर भी कंपनी की लोन बुक जो थी ना वो अराउंड 24% रही है विच इज फिनोमिनल। लेकिन अगर मैं इसके एनआईएम की बात करता हूं तो आईपीओ के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एनआईएम जो था वो अराउंड 4.2% था, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 3.8% पे आ गया है। अब एनआईएम गिरने का एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब गाइस एक बात सोचो, हाउसिंग मार्केट के अंदर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन कंपनी को अपनी लोन बुक को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने क्या किया, डेवलपर फाइनेंसिंग के अंदर इन्होंने पैसा ज्यादा देना शुरू कर दिया। मतलब डेवलपर फाइनेंसिंग और लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के अंदर इन्होंने लोन ज्यादा देने शुरू कर दिए। अब लॉजिकली एक बात सोचो, जितने भी डेवलपर्स हैं ना ये बहुत ही हाई क्वालिटी डेवलपर्स हैं और ये बहुत ही बल्क में पैसा उठाते हैं, तो इससे क्या होता है कंपनी की लोन बुक जो है ना वो तो अच्छे रेट पर ग्रो कर पाती है, लेकिन ये लोग जो है ना ये काफी हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। मतलब बजाज फाइनेंस को अपनी यील्ड इन लोन्स के लिए कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से इनका एनआईएम जो है ना वो सफर करने लग गया। अब गाइस एक चीज समझ लो, लोन बुक की ग्रोथ तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए, लेकिन मार्केट ना एक बात एक्सपेक्ट करती है कि आपको लोन बुक को ग्रो करना है लेकिन हमने एनआईएम को भी मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आप इंप्रूव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको मेंटेन तो करो, लेकिन अगर आपने लोन बुक को इंक्रीज करने के चक्कर में एनआईएम को कॉम्प्रोमाइज किया तो मार्केट उसको बहुत ही सिवियरली पनिश करती है। इसी वजह से इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है जो अपने आईपीओ डे पे अराउंड 160 रुपीज पे था, आज की डेट में अराउंड 90 रुपीज पे चल रहा है, मतलब अराउंड 40% डाउन फ्रॉम इट्स आईपीओ डे। अब इस पॉइंट पे अगर कोई भी इन्वेस्टर बजाज फाइनेंस के रिजल्ट को देखेगा तो वो यही सोचेगा कि इसकी लोन बुक कितनी अच्छी ग्रो कर रही है, इसका मतलब कंपनी तो बहुत अच्छी है और इसकी वैल्यूएशन भी सस्ती चल रही है, तो मुझे इसको बाय कर लेना चाहिए। बट व्हाट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि एनआईएम जो है ना इसका पहले से रिड्यूस हो गया है। जब तक ये वापस एनआईएम वापस इंक्रीज करना नहीं स्टार्ट करेगा तब तक मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं करेगी। तो गाइस इससे आपको एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट जो है ना वो ग्रोथ को तभी रिवॉर्ड करता है अगर उसके साथ मार्जिन भी इंप्रूव कर सके, और अगर मार्जिन रिड्यूस करने लग जाए तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।